सब संगी साथी मन के हमारे यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल वर्ड से जोहार सुप्रभात। संगी साथी मन आज का क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जे कि जेटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही देवल है, वो है नई शिक्षा नीति 2020 करालोक में बहुभाषिक एवं द्विभाषिक सामग्री। टॉपिक के ध्यान से देखब। टॉपिक है नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में बहुभाषिक कक्षा, द्विभाषिक सामग्री और स्थानीय क्षेत्रीय ज्ञान पर आधारित नागपुरी भाषा शिक्षण। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है कि और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो ध्यान से देखा भी कि तब जाके रौरे मन के समझ में आई। तो सबसे पहले हमें समझिला कि इस टॉपिक का क्या मतलब है, क्या प्रस्तावना है इकर शॉर्ट में पहले की समझ लेला। तो इकर में पहले क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिके हमें शॉर्ट में NEP कहिला, NEP 2020 अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय भाषाओं, मातृभाषा आधारित शिक्षण, बहुभाषिकता तथा स्थानीय ज्ञान को शिक्षा का आधार मानती है। अर्थात संगी साथी मन NEP 2020 ही कहेला कि छुआ बन के ज़्यादा अच्छा से समझे के लिए, बहुत अच्छा से मन के टॉपिक के समझे के लिए भारतीय भाषा के समझे जरूरी है और उकर से भी ज़्यादा जरूरी है मातृभाषा। ठीक है, यदि छुआ मन मातृभाषा से समझत है अपन टॉपिक के, जे मातृभाषा का भाषा होवेला, जे भाषा मन जन्मते अपन माए बाप से सीखे ना। ठीक है, तो वो भाषा के मातृभाषा कल जाता है, अपने घर में जो सीखे ना उमन, ठीक है, वो मातृभाषा। तो बच्चा अगर अपन मातृभाषा में अगर चीज़ के सीखत हैं या उके समझाल जाते तो बहुत कम समय में वो चीज़ के समझ जी। ठीक है, नहीं तो बस रटक पड़ेला। तो इस चीज़ पर जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत विशेष ध्यान देवत है। दूसरा चीज़ है बहुभाषिकता, जो कि आगे जाके हमें अभी डिटेल में देखब। बहुभाषिकता का मतलब का होवेला? बहुभाषिकता दो शब्द से बने, बहु और भाषिकता अर्थात मल्टीलिंगुअलिज्म। इसको इके इंग्लिश में हमें कहिल मल्टीलिंगुअलिज्म, है ना, मल्टीलिंगुअलिज्म। अब मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब क्या होवेला? मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब है कि एक साथ बच्चा मन के एक से ज़्यादा भाषा के सिखाए। ठीक है, तो बहुभाषिकता का मतलब हुआ कि जैसे बच्चा जो है वह हिंदी भी जानत है, नागपुरी भी जानत है, हो सकत है कि वो इंग्लिश भी जानत है, तो ये हुई जलक बहुभाषिकता। क्लियर है? तो इस चीज़ के हमें इस चैप्टर में आज डिटेल में देखब। बाकी इस प्रकार अगर NEP कर बात के अगर समझल जाए तो झारखंड की जो झारखंड की भाषाई विविधता को देखते हुए नागपुरी भाषा शिक्षण को स्थानीय संस्कृति, लोक ज्ञान तथा अनुभवात्मक अधिगम से जोड़ना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, और ओरे मन जाने ला कि नागपुरी जो है झारखंड कर एक महत्वपूर्ण भाषा है कि जे कि सेतु कर काम करेला। कह कर मतलब है कि सब भाषा के आपस में जोड़े कर काम करेला। ठीक है, अब जो है NEP में मातृभाषा आधारित जो शिक्षण है, NEP में मातृभाषा आधारित शिक्षण एवं बहुभाषिकता को समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे? NEP 2020 को समझेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हमें NEP 2020 के पहले समझब कि NEP 2020 का है कि तब जाए करके जो है आगे जो भी कर जो कोर पॉइंट है जो क्या समझे कि इस बात के हमें आराम से समझ पाओ। तो पहले चलो हमें देखब कि NEP 2020 क्या कहेला। तो पहले कर जे नियम रहे वो 10+2 रूल है ना, 10+2 अर्थात क्लास 10 तक का एक नियम रहे और क्लास 10+2 का मतलब नेक्स्ट +2 11th और 12th, है ना, 11th और 12th। तो 10 तक के जो है क्लास 1 से लेकर 10 तक का नियम बना रहे और +2 में 11 और 12th कर रहे। लेकिन ये जो है वह आधुनिक में जो शिक्षा पद्धति है वो के फुलफिल नहीं करत रहे, तो इसलिए सरकार जो है ये बदल के और नया एजुकेशन पॉलिसी लाई है जो कि बहुत ही सुंदर पॉलिसी है। तो पहले चलो ये समझब कि का चीज़ है कि तो पहले देखो यहाँ पे क्या है इकर स्ट्रक्चर के हमने समझेला। स्ट्रक्चर जो है ये न्यूक्लियर संरचना,
ठीक है। संरचना एनईपी 2020 कर संरचना क्या चीज़ है, ये हम समझा थी। एनईपी 2020 कर संरचना के, तो एनईपी 2020 का संरचना जो है यहाँ से एग्जाम में पूछल जी तो यही करब कि एकर स्ट्रक्चर 5 + 3 + 3 और +4 है। ठीक है। अब एकर का मतलब है एक एक हम डिटेल में बताब तो टेंशन मत लो, ये आराम से पहले समझो। अगर स्ट्रक्चर पूछिए एनईपी 2020 का स्ट्रक्चर क्या है तो 5 + 3 + 3 + 4 कर स्ट्रक्चर पर आधारित है एनईपी 2020। अब एकर क्या मतलब है पहले यहाँ पे समझो आराम से। एनईपी 2020 का जो स्ट्रक्चर है ना, 5 + 3 + 3 और +4, तो ये समझो 5, यहाँ 5 लिखल जाए, एकर मतलब है कि पहला 5 साल जब बच्चा स्कूल जाए शुरू करी उकर में पहला 5 साल जो है बच्चा के क्या क्या करे है। ठीक है। देखो तो पहला 1 से 2 साल, पहला 1 से 2 साल जो है मसरी पहला 2 साल अर्थात कक्षा 1 और 2 है ना। 1 मिनट, अच्छा ठीक है, इके ऊपर से आओ तभी क्या अच्छा से समझो है नहीं। तो इकर में का कहल जाए से ध्यान से देखो, इकर में ये कहल जाए कि पहला जो 5 साल है यहाँ पे लिखल रहे नहीं 5 + 3 + 3 + 4, ठीक है। समझो पहले कि पहला जो 5 साल है उकर में का करे है, वैसे आप रौरे में नहीं जाना तो ठीक है, फिर भी एक नज़र हमें देख लो थी। तो पहला 5 साल में जो है एज 3 से 8 कर बात करल जाए, एज 3 से 8 मतलब 3 साल में, ठीक है, छुआ मन के स्कूल भेजे है और 3 से 8 तक जो है 5 साल पूरी। इकर में जो है पहला 3 साल के प्री स्कूल एज कहल जाए, पहला 3 साल के क्या कहल जाए प्री स्कूल एज या प्री प्राइमरी कहल जाए कि है ना, प्री प्राइमरी। तो प्री प्राइमरी में 3 साल बच्चा नर्सरी में, एलकेजी में और यूकेजी में दी। ठीक है, बारह रोरेमान के बात समझ में आने कोई कि पहला 3 साल जो है नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी। ठीक है। नर्सरी एलकेजी रोज जाना थी लोअर किंडरगार्टन और यूकेजी का हमें कहिला अपर किंडरगार्टन। ये वैसे सेकेंडरी बोलते हैं कि अंग्रेजी शिक्षण पद्धति का नाम है के, वैसे हिंदी में जो है अलग अलग नाम से हमें के जानिला। जैसे रौरेमन गांव देहात में अगर के देखब तो आंगनबाड़ी केंद्र है, ठीक है, आंगनबाड़ी या बाल वाटिका का नाम से जानल जाएला, जहाँ पर 3 साल जो है आपके क्लास चली। उकर बाद में है 3 साल तो हो ही गलक, बाकी के 2 साल जो है वो क्लास 1 और 2 में छुआ पड़ी, तो टोटल 3 और 2 5 साल हो गलक। तो संगी साथी में नीचे लिखल जाए है पहला 5, अब 5 कर बाद यहाँ लिखल जाए है 3, तो अगला 3 साल जो है वो छुआ का करेगी एज 8 से 11 तक जो है ओके क्लास 3 से 5 तक पढ़ी। ठीक है, 8 से 11 जो है एज में क्लास जो है 3 साल पूरा थे जेकर में क्लास 3 से 5 तक पढ़े है। उकर में क्या चीज़ पर फोकस करे है तो एनईपी कहेला उकर में कि एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, अर्थात छुआ के हाथ से करके कुछ सीखे है और खेल खेल में जो है वो सीखी, एक्सपीरियंस करी। एक्सपीरियंस कर मतलब है कि वो खेल के छुई के देख के, ठीक है, तो उकर से उके जो है खेल कूद से या पकड़ के देख के जो है उसको हाथ से जो है उसको कुछ करके सीखेगा बच्चा। ठीक है, और वहाँ से जो है उसको एक्सपीरियंस मिलेगा, बच्चा को रटवाना नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इस पर विशेष फोकस किया गया है आगे जाकर के जो है वह क्या है मातृभाषा। अभी हमें देखा सब, ठीक है, कि छुआ के जो है अंग्रेजी में जोर न देवे, मातृभाषा में सिखाए है। ठीक है, 5 तक तो कंपलसरी है, क्लास 5 तक कंपलसरी है और हो ही सकेल तो ये क्लास 8 तक भी बढ़ाए जा सकेला सिचुएशन के देखते हुए। ठीक है, तो छुआवन की क्लास 5 तक मातृभाषा में पढ़ाई है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, उमन की मातृभाषा में सिखाएगा ताकि उमन जल्दी सीख जाए चीज़ों की। ठीक है, तो इसके प्रिपरेटरी स्टेज कहल जाएगा। अगला है नेक्स्ट 3 जो है वो अगला जो है 5 + 3 + 3, ये रहा 5 3 और 3, ये मिडिल स्टेज है। तो इस मिडिल स्टेज में जो है छुआ मन के जो है अगला जो 3 साल है उकर में 11 से 14 जो एज है उकर में कक्षा 6 से 8 साल सॉरी कक्षा 6 से 8 तक पढ़बे, जेकर में कि 3 साल पूरा हो जाए 11 से 14 तक। इकर में विशेष फोकस करे है क्रिटिकल थिंकिंग पर, मतलब बच्चा नया नया चीज़
सोच पावें, अपन से काम के कर पावें, ठीक है, नया तरीका से जो है वो क्वेश्चन डेवलप कर पावे दिमाग में, ठीक है, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग टाइप कर चीज़, ठीक है, बच्चा में जो है खुद में सोचे कर सकती जो है आएगी, ठीक है, क्वेश्चन पर आधारित जैसा भी क्वेश्चन रही तो ओकर खुदे दिमाग में चले लगी कि हाँ इस क्वेश्चन के क्या इस तरह से हो सकेला, ठीक है, वो प्रश्न अपने से पूछे के लगे, तो इस तरह का चीज़ है। और अगले जो है नेक्स्ट जो 4 है, उस 4 में जो है ये 4 साल जो है बच्चा 14 से 18 तक पहुँच जावे, जो कि किशोरावस्था पहुँच जाएला, तो एकर में कक्षा 9 से 12 तक है, ठीक है, जेकर में कि 9 और 10 में मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी पर फोकस करल जाए है। मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी का मतलब है इसमें अलग अलग सब्जेक्ट जो है कंबाइन करे है, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट मतलब ऐसा टॉपिक, जैसे अभी कर NCERT जो किताब है बहुत ही सुंदर किताब है, जिकर में अधिकतर चीज़ के जैसे ज्योग्राफी हिस्ट्री हो गलक या फिर पॉलिटिक्स हो गलक के कंबाइन करे है, ठीक है, या फिर साइंस का अलग अलग पार्ट है उसके कंबाइन करे है, तो आपस में सब चीज़ के कंबाइन करके जो है चीज़ के समझे ताकि बच्चा और अच्छा से समझ पाए। और 11-12 में जो है स्किल बेस्ड डेवलपमेंट और करियर प्रिपरेशन की बच्चा स्किल सीखे ताकि भविष्य में वो कुछ काम कर पाए, ठीक है, और कैरियर प्रिपरेशन अपना कैरियर के कैसे बने उस पर विशेष फोकस करल जाए। तो ये है NEP 2020 जो कि बहुत ही सुंदर शिक्षा पद्धति के तैयार करल जाए। तो रोरे मन के समझ में आलक हुई कर में हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दिली, लेकिन कोई बात नहीं। आगे NEP 2020 का विजन है, ये विजन और देखा थे कि छुआ मन के होलिस्टिक डेवलपमेंट मिले चाहिए, मतलब पूर्ण विकास बच्चा मन के होवे चाहिए, ठीक है, स्किल बच्चा लोग के मिले चाहिए, और इक्विटी और इंक्लूजन जैसा छुआ मन के कर क्षमता के हिसाब से, जैसा छुआ मन के क्षमता है, ठीक है, उमन के हर क्षेत्र में जिस क्षेत्र में उनकी इच्छा है पढ़े कर, ठीक है, वहाँ पे उमन के वह देवेक है, ठीक है, अधिकार देवेक है। इक्वालिटी एंड इक्विटी, इक्विटी कहने का मतलब है कि उमन अगर बच्चा कोई काम करे के लिए ओकर में क्षमता है तो ओके जरूर ओके देवेक है, ठीक है, जरूर ओके शामिल करे है ओकर में। और इक्वालिटी का कहने का मतलब है कि सबको ही के वो देवेक ही है बराबरी, और इक्विटी मतलब समानता के हिसाब उसके क्षमता के हिसाब से बच्चा को अगर क्षमता है तो ज़रूर उसको देना है। आगे डिजिटल इंटीग्रेशन भी शामिल करना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है डिजिटल, आज के समय में डिजिटल बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बिना कंप्यूटर बिना नेट का बिना AI का आज जो है मुश्किल होता है। अब जो हम आते हैं हमारा मेन टॉपिक पर, आज को जो हमारा मेन टॉपिक है इसको हम लोग समझते हैं। तो NEP 2020 के हमें अखन समझ ली, जिक्र में कि स्कूली शिक्षा का जो नया संरचना है जेके हम बहुत अच्छा से बता ही रोरे मन के, ठीक है, कि फाउंडेशनल स्टेज जो है वो क्या है क्लास 3 से 8 तक, वैसे ही प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज अखन हमें जरूर जस्ट बताई। अब यहाँ पे जो है NEP 2020 में जो है क्या क्या चीज़ के मुख्य रूप से देखल जाए तो शिक्षा कर गुणवत्ता के बढ़ाई कर कोशिश करल जाए, ठीक है, जो नियम रहे वह बस रटन टोटा जैसे बच्चा मन रटत रहे ओकर में बहुत ज़्यादा कुछ ये नहीं रहे से ओकर में गुणवत्ता के बढ़ाल जाए है। समानता और समावेशन पर कोशिश करल जाए। समानता मतलब सब छुआ मन के बराबर अधिकार मिले शिक्षा का क्षेत्र में, और समावेशन जो है इंक्लूजन करना है, चाहे कोई भी क्षेत्र है, कोई भी भाषा क्षेत्र का कहीं से भी बच्चा रहे सबको समावेशन करना है। आगे सभी के लिए उपलब्ध है ना, जैसे चाहे वह कोई भी पिछड़ा क्षेत्र का बच्चा कहे नहीं है, हर चीज़ के लिए उमन को उपलब्ध कराएगा, जैसे डिजिटल सामग्री हो या कोई भी चीज़ हो। 21वीं सदी कर कौशल, 21वीं सदी कर कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि तो ध्यान में रखा भी कि 21वीं सदी का कौशल कहे कर मतलब है जैसे अभिखन जो है बच्चा मन के कंप्यूटर सीखे है, ठीक है, AI सीखे है, इसमें मेन चीज़ है कोडिंग, ध्यान से रखब। क्लास 6 से जो है छुआ मन के कोडिंग सिखाए है ना, क्लास 6 से छुआ मन के क्या करे है कोडिंग। अब कोडिंग क्या होवेला ये रौरे मन जानत ही कि, ठीक है। बाकी वैश्विक नागरिकता और सतत विकास, वैश्विक नागरिकता का मतलब है वैसा नागरिक बनाना है जो केवल राज्य में ही नहीं, देश में ही नहीं, पूरे विदेश में भी जो अपना परचम लहरा सके। और सतत विकास आपको समझ में आता है कि ऐसा नागरिक तैयार करना है जो हमारे अभी वर्तमान के लिए नीड को तो पूरा करे ही करे, हमारे इन्वायरमेंट को बिना नुकसान करे जो है वह भविष्य करके भी स्तंभ खड़ा कर सकेला, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये NEP का
हमार दृष्टिकोण है, जो कि बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण है। अब बढ़ी आगे, हमें वापस दोबारा इस चित्र में आओ, लेकिन पहले चलो टॉपिक के देख लेलन, ठीक है, फिर हमें वापस आओ भी घर में। तो हमारा मेन टॉपिक जो है, जैसे एनईपी 2020 में बहुभाषिकता क्या है। एनईपी 2020 में बहुभाषिकता क्या है, ये क्या समझे है। अब जैसे बहुभाषिकता हम पहले भी बता चुकी कि इंग्लिश में हमें क्या कहिला, मल्टीलिंगुअलिज्म। क्या कहिला हमें, मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है। तो बहुभाषिकता का अर्थ क्या है, बहुभाषिकता का अर्थ, तो यहाँ पे समझिए पहले कि बहुभाषिकता का क्या अर्थ है। दो या दो से अधिक भाषाओं को समझना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है, वह क्या कहता है, बहुभाषिकता कहलाता है। यदि ये दो या दो से ज़्यादा भाषा को आप समझ सकते हैं, बोल पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, तो आप कहा जाएगा कि हाँ आप बहुभाषिक हैं। एनईपी 2020 में भाषा को संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख साधन माना गया है। तो एनईपी 2020 जो है ये कहेला कि भाषा जो है वह संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख साधन है, अर्थात जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, और पढ़त हुई, ठीक है, अर्थात हमार दिमाग कर जो है विकास जो है वो तबे हो सकेला जब हम भाषा पर विशेष जोर देव, और स्पेशली मातृभाषा या हमारे जो क्षेत्रीय भाषा है, और जो अगर हम देश में अलग अलग कोना पर हम जाए कि हमें अपने आप के विकास करे चाहिए, देश के लिए योगदान दे चाहिए, तो कर में देश कर अन्य भाषा के भी समझे जरूरी है। तो आगे जाके हमें एखन देखा त्रिभाषा सूत्र कर बारे में। तो बहुभाषिक शब्द कर मतलब रोडेमन के समझ में अलग। तो बहुभाषिकता का अर्थ जो है अभी हमने जस्ट बता ली, जे कि जेटेट कर सिलेबस में एक अच्छा से जिक्र करल जाए। अब जो है इकर में बहुभाषिकता का अर्थ क्या है, ये हम रोरेमन की डायग्राम भी जो है डायग्राम दी, तो डायग्राम से आप अच्छा से के देख पाओ प्रस्तावना क्या है, ये हम ऑलरेडी बताई चुकी, तो देख लो। बाकी बहुभाषिकता जो है मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, इके पहले समझो। तो बहुभाषिकता का अर्थ तो हमें जस्ट बता ली। अब जैसे उदाहरण देखो यहाँ पर कि एक झारखंडी छात्र है, वो घर में नागपुरी बोलता है, तो एक भाषा तो उसको पहले से आता है जो कि उसका मातृभाषा है। क्या है, मातृभाषा। हो सकता है मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो, और घर में मान लिया कि वो नागपुरी बोल रहा है, स्कूल में वह हिंदी भी सीख रहा है। साथ ही साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कहा गया है कि अब जो है फॉरेन लैंग्वेज भी एक सीखना है, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज जैसे कि मान लिया कि अंग्रेजी सीखेगा, या हो सकता है फ्रेंच सीखेगा, जापानी सीखेगा, जो सीखना है सीखेगा, ठीक है। तो ये जो है ये मल्टीलिंगुअलिज्म एनईपी में जो है मल्टीलिंगुअलिज्म का जो टॉपिक है इस बात को जिक्र करता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसका मुख्य बात क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मुख्य बात जो है देखिए यहाँ पे क्या है कि मातृभाषा आधारित शिक्षण पर जोर देगा, त्रिभाषा सूत्र पर विशेष जोर देता है। अभी भी बताएंगे त्रिभाषा सूत्र क्या है। भारतीय भाषाओं का संरक्षण, आज जो है खुद ही जैसे देखिए ना संस्कृत को देखिए, आज कितने % लोग संस्कृत जानते हैं, समझते हैं, हाँ ना। हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के जो है 95% लोग जो है संस्कृत को नहीं जानते हैं। उसके पीछे वजह क्या है, हम भारतीय भाषा को संरक्षण नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे इंडिया का ही देन है। आगे स्थानीय, अच्छा ये मत समझिएगा संस्कृत भाषा ही नहीं, आजकल बहुत सारे वेद और वेदांत और बहुत सारे ऐसे चिकित्सीय पद्धति जो है वह और संस्कृत में दिया हुआ है, लोग उसका यूज नहीं कर, ठीक है। अब भाषा के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास करना और राष्ट्रीय भाषा विविधता को राष्ट्रीय शक्ति के रूप में स्वीकार करना, ये हमारा मुख्य बिंदु है एनईपी 2020 का मल्टीलिंगुअलिज्म जो टॉपिक है, उसके लिए इस बात को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग समझते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला को, ठीक है, कि 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बन सकता है। तो 3 भाषा सूत्र अर्थात 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या चीज़ है। तो एनईपी 2020 जो है, एनईपी 2020 ये क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा
के अनुसार विद्यार्थियों को 3 भाषाएं सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। एनईपी 2020 कहता है कि बच्चों को 3 भाषा सीखने का अवसर देना चाहिए, ठीक है, जिनमें कम से कम 2 भारतीय भाषा हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें कहा जा रहा है कि बच्चों को जो है 3 भाषा सीखने का अवसर दिया जाना है, जिसमें कम से कम 2 भाषा जो है वो भारतीय भाषा हो, ठीक है। राज्यों और विद्यालयों को भाषा चयन में लचीलापन दिया गया है कि वह अपने क्षेत्र के अनुसार, राज्य के अनुसार वह भाषा का चयन कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से आराम से समझिए कि 3 भाषा सूत्र में पहला क्या है। जो पहला भाषा है, प्रथम भाषा, उसमें बच्चे को मातृभाषा में सिखाना है। मैंने शुरू में ही कहा कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक एनी हाउ बच्चे को जो है आप जोर नहीं देंगे, ठीक है। इसमें आपको जोर नहीं देना है कि आपको इंग्लिश ही पढ़ना है या इंग्लिश में ही पढ़ना है, ये आपको जोर नहीं देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फिर क्या करना है? तो आपको करना क्या है कि जो मातृभाषा है, इनके अनुसार जो मातृभाषा, ध्यान से देखिए, मातृभाषा है तो इसको इसमें जो है बताना है। तो देखिए, मातृभाषा या स्थानीय भाषा में क्लास 1 से 5 तक बताना है, और हो सके तो इसको एक्सटेंड करके जो है क्लास 8 तक ले जाना है, ठीक है। ये जो है एनईपी कहता है। तो पहला भाषा समझ में आ गया। पहला भाषा के तौर पे बच्चों को स्थानीय भाषा या मातृभाषा सिखाना है। आते हैं दूसरा भाषा। दूसरा भाषा में कोई एक भारतीय भाषा, कोई भी एक भारतीय भाषा आपको सिखाना है। कोई भी एक भारतीय भाषा, मान लिया कि यहाँ अगर बच्चा हिंदी रख रहा है तो कोई और भारतीय भाषा यहाँ संथाली रख सकता है, हो सकता है यहाँ पे जो हमारा इंडियन में जो 22 लैंग्वेजेज है ना 8वीं अनुसूची में, उसमें से कोई भी एक भाषा यहाँ पे रख सकता है। समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पे कोई भी एक भाषा रख सकता है। क्लियर है? हो सकता है बच्चा संस्कृत रख ले, हो सकता है और कोई भाषा रख ले, है ना, तमिल, कुछ भी पढ़ सकता है जो भारतीय भाषा है। बाकी आता है यहाँ पे कि तृतीय भाषा, ठीक है। तृतीय भाषा के तौर पे क्या रखना है, तो यहाँ पे समझिएगा अच्छा से। तो हमारा जो तृतीय भाषा है, तीसरा जो भाषा है, ये इसमें कोई एक अन्य भाषा रखना है जो भारतीय या विदेशी हो, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज का बात किया गया, हम बता दें आपको, है ना। अभी जो फिलहाल चेंज कर दिया है ना, इसमें फॉरेन लैंग्वेज अर्थात यहाँ पे विदेशी भाषा, ठीक है। इसमें विदेशी भाषा का बात किया गया है, विदेशी भाषा, विदेशी भाषा, ठीक है, जिसमें इंग्लिश को, याद रखिएगा, इंग्लिश को विदेशी भाषा के अंतर्गत रखा गया है। अभी फिलहाल चेंज किया है, जिसमें इंग्लिश को विदेशी भाषा के अंतर्गत रखा गया है। अर्थात आप चाहे तो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं भी पढ़ सकते हैं। पहले ध्यान से समझिएगा। अगर मान लिया कोई यहाँ पे हिंदी पढ़ रहा है, ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हिंदी पढ़ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे कोई और भारतीय भाषा पढ़ ले। मान लिया कि यहाँ से संस्कृत पढ़ ले, है ना, संस्कृत पढ़ ले, और यहाँ पे संस्कृत पढ़ रहा है, तो अगर यहाँ पे इंग्लिश पढ़ने का मन है तो बच्चा इंग्लिश पढ़ेगा। अगर उसको जो है इंग्लिश नहीं पढ़ना है, जापानी पढ़ने का है, तो जापानीज पढ़ेगा। हो सकता है यहाँ पे फ्रेंच पढ़ना है तो यहाँ पे आप फ्रांस वाला पढ़ेगा। इस तरह से बच्चा जो चाहे वो पढ़ सकता है यहाँ पे। चलिए एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे झारखंड के बच्चों के लिए, ठीक है। मान लिया कि हमारा झारखंड का बच्चा जो है यहाँ पे नागपुरी पढ़ रहा है, यहाँ पे नागपुरी पढ़ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है सेकेंड भाषा के रूप में वह हिंदी को पढ़े, या फिर और कोई भारतीय भाषा, जो 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा को चूज करेगा। तो क्लियर हो गया। और तीसरी भाषा के तौर पे या तो वह इंग्लिश को चुनेगा, या तो कोई अन्य विदेशी भाषा जो है, विदेशी या इंडियन, ठीक है, जो भाषा है उसको चुन सकता है। लेकिन इसमें कम से कम, ध्यान से समझिएगा, कम से कम, है ना, 2 भारतीय भाषा जो है होना चाहिए, 2 भारतीय भाषा होना चाहिए, जिसका ऊपर जिक्र किया है कि जिनमें कम से कम 2 भारतीय भाषा आपको होना ही होना है। तो आपको समझ में आया होगा कि त्रिभाषा सूत्र क्या है, ठीक है। अब जो है महत्वपूर्ण बातें क्या है, तो महत्वपूर्ण बातें जो है, अंग्रेजी अनिवार्य नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छा से याद रखिएगा। अंग्रेजी अनिवार्य नहीं, अगर आपको फोर्स किया जा रहा है कि नहीं अंग्रेजी ही पढ़ाना है तो बिल्कुल गलत है। बच्चे को कोई ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेजी पढ़ाना ही है, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अंग्रेजी अनिवार्य नहीं है, जैसे पहले कंपलसरी कर दिया गया था इन स्कूलों में। यह केवल एक विकल्प अर्थात फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर है, ठीक है। आगे है
कि विद्यार्थी अन्य विदेशी भाषाएं भी सीख सकते हैं। अगर कोई इंग्लिश सीख रहा है तो फिर दूसरा भाषा नहीं सीख पाएगा। अगर मान लें दूसरा भाषा सीख पा रहे तो इंग्लिश, तो कोई एक तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। आगे राज्यों, विद्यालय और भाषा का चयन लचीलापन। लचीलापन मतलब वह स्कूल पर डिपेंड करता है, वह राज्य के क्षेत्र के अनुसार डिपेंड करता है कि वह क्या भाषा लेना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ कम से कम 2 भारतीय भाषा जरूरी है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छा से नोट डाउन करिएगा दिमाग में। अब जो है झारखंड में जो संभावित स्वरूप है वह क्या हो सकता है, तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि मातृभाषा या स्थानीय भाषा सीखेगा उस तौर पे, जिससे नागपुरी जो है वह मातृभाषा या स्थानीय भाषा है यहाँ के लोगों का। ठीक है, जिसमें वह घर, समुदाय, संस्कृति, पहचान इत्यादि से जुड़ा रहता है। ठीक है, दूसरा भारतीय भाषा के तौर पे वो हिंदी लेगा या फिर कोई और भाषा भी ले सकता है। देश के अन्य भागों के लोग से वह संवाद कर पाएगा। समझ में आए? हो सकता है कल के दिन में जो है वह देश के किसी और कोने में कार्य करने के लिए, कहीं जॉब करने के लिए जाए तो वहाँ से वह संवाद कर पाएगा। समझ में आए कि नहीं? और तीसरा भारतीय भाषा, उसमें से बच्चा चाहे तो अंग्रेजी सीख सकता है या फिर फ्रेंच या जर्मन, स्पेनिश, जापानी, कोरियाई, कुछ भी सीख सकता है। समझ में? भारतीय या विदेशी। ठीक है, और जिसमें वह विदेश के अलग अलग कोने पर जाकर के जो है रोजगार भी कर सकता है। ठीक है, या विदेश के लिए भी जो है देश के साथ साथ विदेश में भी अपना सेवा दे सकता है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एनईपी 2020 का लक्ष्य क्या है, एनईपी 2020 का लक्ष्य क्या है, तो देखिए एनईपी 2020 का लक्ष्य है, पहला तो समावेशी शिक्षा को विशेष ध्यान देना है। समावेशी मतलब किसी भी क्षेत्र से बच्चा क्यों न है, किसी भी जाति, कास्ट, धर्म से क्यों न है, गरीब अमीर क्यों न है, सबको इंक्लूड करना है ना, इस एजुकेशन पॉलिसी में। दूसरा बहुभाषिक मल्टीलिंगुअलिज्म पर विशेष ध्यान देना है कि बच्चे जो है एक से ज़्यादा भाषाएं सीख पाएँ। इसमें 3 भाषाओं को सीखने पर विशेष, 3 से ज़्यादा भी सीख सकता है, लेकिन बच्चा को 3 भाषा सिखाना ही है सभी बच्चे को। दूसरा, नैतिक और ज्ञान संपन्न भारत, भारत को एक ऐसा देश बनाना है जो कि नैतिकता पर आधारित हो, बच्चे को नैतिक ज्ञान भी मिले और ज्ञान से संपन्न हो, और ऐसा देश का निर्माण करना है। तो ये हमारा एनईपी 2020 का लक्ष्य रहा। अब हम एनईपी 2020 के में जो है त्रिभाषा सूत्र के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि त्रिभाषा सूत्र क्या है वह, जिसमें आप इसको एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। हमने क्या देखा कि पहला तो क्षेत्रीय भाषा जरूरी है बच्चे को। ठीक है, क्या? क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, या मातृभाषा। ठीक है, तो वैसे हम ऑलरेडी इसको बता चुके हैं तो ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो पहला तो है कि क्षेत्रीय भाषा, दूसरा जो है क्षेत्रीय मातृभाषा, दूसरा में कोई एक भारतीय भाषा, तीसरा में भी कोई भारतीय या फिर विदेशी भाषा, जिसमें कम से कम 2 भारतीय भाषाओं को सीखना जरूरी है। इसमें 3 भारतीय भाषा को 3 भाषा टोटल सीखना है, जिसमें कम से कम 2 भारतीय भाषा हो। ठीक है, ये सब बात आपको समझ में आया, हम टोटल बता चुके हैं। आगे है बहुभाषिक कक्षा क्या है। ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म कक्षा, एक ऐसा क्लासरूम, ठीक है, एक ऐसा क्लासरूम जिसमें बच्चा जो है एक से ज़्यादा भाषा, है ना, बोलने वाले बच्चा जो है वहाँ पे बैठेंगे, एक से ज़्यादा भाषा सीख पाएंगे। तो ध्यान देखिएगा, ऐसी कक्षा जहाँ विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी एक साथ अध्ययन करते हो, ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो एक ऐसी भाषा जहाँ पे एक से ज़्यादा भाषा बोलने वाले और ऐसे पृष्ठभूमि वाले बच्चे आपस में अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे झारखंड में नागपुरी बोलने हो सकते हैं, कुछ बच्चे नागपुरी बोलते होंगे, कुछ खोरठा, कुछ कुड़ू, कुछ मुंडारी, कुछ पंच पनगरिए पंच परगनिया, असंथाली, हिंदी इत्यादि। तो आप देखते होंगे कि इतने सारे भाषा जानने के बावजूद भी बच्चे एक क्लासरूम में रहते हैं और बस हिंदी या फिर इंग्लिश में सिमट कर रह जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो है मल्टीलिंगुअलिज्म का जो क्रेज अगर चलेगा तो बच्चे जो है स्कूल में जाने के पर जो है बहुत सारे अलग अलग भाषाएं जो है वह सीख पाएंगे। समझ में आएगा, अगर कोई नागपुरी जाता हो सकता है वह खोरठा मुंडारी भी सीख जाए। ठीक है, इसके साथ साथ जो है वह विदेशी लैंग्वेज को सिखाया जा रहा है ना, कोई अन्य इंडियन लैंग्वेज सिखाया जा रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? तो ये रहा बहुभाषिक कक्षा। ठीक है, आगे है बहुभाषिक कक्षा का उद्देश्य क्या है, गवर्नमेंट इसको लेके क्यों आ रही है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य को समझते हैं कि बहुभाषिक कक्षा का क्या उद्देश्य है ना। बहुभाषिक कक्षा का उद्देश्य तो सभी बच्चों की सहभागिता, है ना। बहुभाषिक का उद्देश्य है कि सभी बच्चे जो है आपस में इसमें एक तरह से कि सभी बच्चों का सबसे पहला तो सहभागिता हो, मतलब सभी बच्चे जो है जो एनईपी
2020 है ना, इस एजुकेशन पॉलिसी में शामिल हो पाए। तो पहला तो वो रहा कि सभी बच्चों का सहभागिता इसमें हो, है ना। दूसरा है कि भाषाई सम्मान, सभी भाषा का बच्चा सम्मान करे, ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल अपना भाषा का, ठीक है। फिर अवधारणात्मक स्पष्टता, ठीक है, उसका अवधारणा जो है स्पष्ट हो कि वह क्या सीखना चाहता है। आगे है संचार कौशल, है ना, उसको जो है कम्युनिकेशन स्किल, हम इंग्लिश में भी बोलते जा रहे हैं, अगर कोई आप हिंदी में नहीं समझ में आ रहा कोई बात तो हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, संचार कौशल अर्थात कम्युनिकेशन स्किल बच्चा सीख पाए। फिर सहयोगात्मक अधिगम, ठीक है, कोऑपरेटिव एजुकेशन, भाई एक दूसरे को बच्चा जो है कोऑपरेट करे, ठीक है, हेल्प करे एक दूसरे को, तो उसको हेल्प करने के लिए भी जो है बच्चे को सिखाना है कि हाँ अगर कोई बच्चा नहीं जान रहा है तो उसको जो है सिखाना है। आप दूसरा भाषा नहीं जान रहे हैं तो आप जो भाषा जान रहे हो उसको सिखाओ, ठीक है। तथा सांस्कृतिक संवेदनशीलता, ठीक है, सांस्कृतिक अलग अलग संस्कृति है ना हमारे झारखंड क्षेत्र में या फिर विदेश हमारे देश के अलग अलग कोने में, तो जो भी संस्कृति है उसको अच्छा से समझना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है विकास के लिए, ठीक है। तो ये रहा हमारे बहुभाषी कक्षा का उद्देश्य, जो कि जेटेट में भी इसको अच्छा से डिस्क्राइब किया गया है इस सिलेबस को, ठीक है। आगे है बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक की भूमिका, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है, ठीक है, ये भी तो हमें जानना है, क्योंकि आप जो है एक भावी शिक्षक हैं, है ना, आगे जाकर शिक्षक बनने वाले हैं, तो आपको इससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। एज अ पेडागोजी का भी एक पोर्शन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पेडागोजी का जो पोर्शन है, तो इस पेडागोजी का जो पोर्शन है इसमें आपको जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा कि बहुभाषी कक्षा में शिक्षक का क्या भूमिका है। यहाँ से प्रश्न मान के चलिए 100% मेरे ओर से जो है ये प्रश्न बन रहा है। तो समझिएगा इसको कि शिक्षक जो है फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है, ठीक है। एक शिक्षक जो है वह फैसिलिटेटर के रूप में, फैसिलिटेटर का मतलब जो बच्चे को सहयोग करेगा, समझ में आया कि नहीं है, बच्चे को सहयोग करेगा, बच्चे स्वयं सीखेंगे करके। आगे है भाषाई सम्मान, टीचर को क्या करना है, बच्चा जो भी भाषा जानता है बच्चे को उसको सम्मान करना है, ऐसा नहीं कि उसको डांट देना है, नहीं ये भाषा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं, जो भाषा जानता है बच्चे को सम्मान करना है उस भाषा का। आगे है कोड स्विचिंग, ठीक है, बच्चे को जो है कोडिंग वगैरह सिखाना है, ठीक है। अच्छा, कोड स्विचिंग करने का मतलब यहाँ पे एक तरह से ये भी है कि बच्चे को जो है एक भाषा से दूसरे भाषा में उसको जानना है, जानने के लिए जो है बच्चे को जो है हेल्प करना है, ठीक है। आगे है अनुवाद गतिविधियाँ, बच्चे को दूसरे भाषा सिखाने के लिए अनुवाद भी करना है, ट्रांसलेशन विधि सिखा भी यूज करना है। आगे समूह कार्य, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, समूह कार्य का मतलब होता है ग्रुप वर्क, ठीक है, बच्चा आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए जो है ग्रुप में कार्य करेंगे तो आराम से सीख पाएंगे, ठीक है। आगे जो है और स्थानीय उदाहरणों का प्रयोग करना है। स्थानीय उदाहरण मतलब मान लिया कि बच्चा जो है जैसे हमारे झारखंड क्षेत्र में बच्चा है, अगर वो बाहर जाएगा तो आप बाहर जाने के बाद जो है नदी तालाब झरनों का आप दिखाएंगे तो वो जो है ये क्या बोलते हैं, नेट के माध्यम से देखने से बेहतर वो जो है चीज़ों को समझ पाएगा, जो अपने प्रत्यक्ष देखेगा चीज़ों को, ठीक है, उसके बारे में आप समझाएंगे, उसको कनेक्ट कर पाएंगे, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अन्य भाषा में क्या बोलते हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो जो स्थानीय उदाहरण है उसको जो है आपको ले करके जो है अच्छे से बताना है, क्लियर है। तो ये रहा बहुभाषी कक्षा में शिक्षक की भूमिका, ठीक है। तो एज ए फैसिलिटेटर आपको वर्क करना है, भाषाई सम्मान करना है, स्विच कोडिंग पर ध्यान देना है, अनुवाद गतिविधियों पर ध्यान देना है, समूह कार्य और पर ध्यान देना है, बाकी स्थानीय उदाहरण का प्रयोग करना है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर जो है आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा कि बहुभाषी कक्षा में शिक्षक का क्या रोल है। तो एनईपी 2020 के अनुसार आपको जो है फैसिलिटेटर का काम करना है, ठीक है, आपको ज्ञानदाता नहीं बनना है बल्कि क्या बनना है, फैसिलिटेटर। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ज्ञानदाता आप ज्ञान तो देंगे लेकिन एनईपी कहता है कि बच्चे खुद से सीखेंगे करके, बस आपको फैसिलिटेट करना है। समझ में आए कि नहीं है, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से समझिए, ये बच्चा जो है बोल रहा है कि हम नागपुरी बोलते हैं, ये बोल रही है कि हम हिंदी बोलते हैं, ये बोल रही है कि हम मुंडारी बोलते हैं, कोई बोलेगा कि हम खोटा बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं है। तो आपको जो है फैसिलिटेट करना है, बच्चे अपने तरीके से चीज़ों को करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है
इस क्लासरूम में आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग भाषा के बच्चे हैं। तो अलग अलग भाषा के बच्चे हैं तो आपको भाषाई, पहले तो भाषाई सम्मान करना है। जो भी भाषा जानता है आपको उसका सम्मान करना है, उपहास नहीं उड़ाना है, ठीक है। दूसरा है कोड स्विचिंग। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है? कोड स्विचिंग। अब ये कोड स्विचिंग का मतलब क्या है? जैसे मान लिया कि नागपुरी और हिंदी का संतुलन, ठीक है। कोड स्विचिंग का यही मतलब हुआ, जैसे कोई नागपुरी है और हिंदी है तो उसके बीच में संतुलन बैठाना है, ठीक है। जैसे नागपुरी का वाक है, हिंदी का वाक है, तो उसको जो है जैसे बच्चा नागपुरी में सीखा तो उसका हिंदी में प्रयोग कर पाए, ट्रांसलेट कर पाए चीज़ों को, ठीक है। तो फिर इसके लिए अनुवाद गतिविधियाँ सिखाना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? जैसे डहर में जैसे अगर ये बच्चा बोल रहा है कि जैसे नागपुरी में वो शुरू में आएगा तो क्या बोलेगा कि जो भी है ये बोलेगा ना कि मोर नाम मंगरा है के, तो यहाँ पे उसको हिंदी में बोलना पड़ेगा कि मेरा नाम मंगरा है, ठीक है। तो उसको गतिविधि आपको सिखाना है, ठीक है, मतलब अनुवाद गतिविधि जो है यानी ट्रांसलेशन। फिर समूह कार्य, बच्चे को आपस में समूह कार्य करने के लिए भी प्रेरित करना है, ताकि आपस में बच्चा जो है लैंग्वेज सीख पाए, एक दूसरे को कोऑपरेट कर पाए, ठीक है। अगला जो वेरी इंपॉर्टेंट है वह क्या है? द्विभाषिक सामग्री। तो ये आपका अगला टॉपिक है द्विभाषिक सामग्री, जो कि जेटेट में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। द्विभाषिक सामग्री देखिए क्या है, दो भाषाओं में तैयार सामग्री, ठीक है। द्विभाषिक सामग्री का मतलब होता है कि दो भाषाओं में तैयार जो टीचिंग मटेरियल है, जो सामग्री है। जैसे शब्द कार्ड, ठीक है, अभी हम लोग डायग्राम दिखाएंगे। शब्द कार्ड में क्या होता है कि एक भाषा में कोई है ना चीज़ दिया हुआ है, उसको दूसरे भाषा में क्या बोलेंगे वो भी लिखा हुआ है। जैसे डहर नागपुरी में है, हिंदी में रास्ता, तो ये क्या हुआ? ये शब्द कार्ड के फॉर्म में रहेगा। दूसरा है चित्र शब्दकोश, है ना। चित्र के माध्यम से दिखाया रहेगा कि मान लिया कि कोई बच्चा नहीं जान पा रहा है कि इसको क्या बोलते हैं, तो उसको चित्र के माध्यम से दिखाना कि हाँ इसको ये बोलते हैं। वैसे कहानी पुस्तक हो गया, ठीक है। कहानी पुस्तक में भी जो है जैसे बाइलिंगुअली चीज़ों को दिया रहेगा। क्लियर है? ठीक है। तो कहानी पुस्तक, कार्य पत्रक तथा डिजिटल सामग्री, ये सब उदाहरण है द्विभाषिक सामग्री का, जिसमें दो भाषाओं में जो है चीज़ों को समझाया जाए। जैसे यहाँ पे आपको मैंने बताया डहर को रास्ता, तो बच्चा जो है डहर तो बचपन से सीखा आ रहा है, मातृभाषा है उसका, तो वो समझेंगे कि हाँ डहर को रास्ता बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बाछा लिखा हुआ है ना, तो बाछा तो हम लोग नागपुरी में गाय का बच्चा को बोलते हैं, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं गाय का बच्चा। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। वैसे गाछ, वह नागपुरी में जो है गाछ जो है बोलता है, तो उसको समझेगा कि हाँ उसको हम लोग पेड़ बोलते हैं। तो इस तरह से वह द्विभाषिक सामग्री के रूप में इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि द्विभाषिक सामग्री क्या है। अब आगे आते हैं कि द्विभाषिक सामग्री की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। अब देखिए यहाँ पे द्विभाषिक सामग्री जो है, ठीक है, जैसे कि जस्ट हमने अभी बताया द्विभाषिक सामग्री के बारे में, ठीक है। तो ये है द्विभाषिक सामग्री, बाइलिंगुअल मटेरियल। इसका सीधा सीधा ऐसा ही मतलब ये है कि ऐसी शिक्षण सामग्री जो दो भाषाओं में प्रयोग हो, ठीक है, उसे द्विभाषिक सामग्री कहेंगे। अब जैसे उदाहरण में दिया गया है, जैसे इधर नागपुरी और इधर हिंदी है, जैसे इधर दिया हुआ है पानी तो इधर दिया हुआ है जल हिंदी में, तो बच्चा ये तो ऑलरेडी जान रहा है, मातृभाषा है उसका, तो ये चीज़ वो नया सीखेगा। डहर तो रास्ता, बाछा को बच्चा। अब यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, बाछा तो यहाँ पे गाय का बच्चा हो जाएगा, ठीक है। और ये बच्चा रहता तो यहाँ पे फिर यहाँ पे छुआ करना पड़ेगा, ठीक है, छुआ, ठीक है, तो बच्चा हो जाएगा। तो यहाँ पे तो घर तो हम लोग जो है नागपुरी में भी घर ही बोलते हैं, तो घर का घर है ना, गाछ को पेड़। तो इस तरह से ये उदाहरण है द्विभाषिक सामग्री का। क्लियर है? अब यहाँ पर जो है ध्यान से देखिए, वो तो बताया था डिस्क्राइब, देखिए सामग्री हमारी स्पेशल ही है। जैसे किताब में आपको इस तरह से दिया रहेगा, है ना, कि पानी को जल बोलते हैं, गाछ को पेड़ बोलते हैं। समझ में आए कि नहीं है? तो ये क्या द्विभाषिक सामग्री है। तो ये द्विभाषिक, इसको बोलते हैं द्विभाषिक शब्द कार्ड, ये शब्द कार्ड हो गया, ठीक है। फिर चित्र शब्दकोश बोलेंगे। जैसे यहाँ पे सामने चित्र भी दिखा रहेगा, तो बच्चा जो है इसको अच्छा आराम से रिलेट कर पाएगा कि अच्छा ठीक है इसको ये बोलते हैं। दूसरा है द्विभाषिक कहानी पुस्तक, है ना, तो कहानी भी जो है वो दो भाषा में दिया रहेगा कनेक्ट करके, तो बच्चा आराम से उसको सीख पाएगा। एक तो अपना रीजनल भाषा में, ठीक है, और दूसरा जिस भाषा में वो पढ़ रहा है। नेक्स्ट है द्विभाषिक कार्यपत्रक यानी वर्कशीट।
जो वर्कशीट जो रहेगा वो भी जो है 2 भाषाओं में रहना चाहिए। ठीक है। आगे है डिजिटल सामग्री, जैसे वीडियो ऑडियो यही सामग्री है वो भी जो है वो 2 भाषाओं में हो। ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग बोलते हैं द्विभाषिक सामग्री, बाइलिंगुअल मटेरियल। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि द्विभाषिक सामग्री की आवश्यकता क्यों है। एक आप पूछा जा सकता है कि अभी के समय में इसकी द्विभाषिक सामग्री की आवश्यकता क्या है। तो भाषा संक्रमण को सरल बनाना। ठीक है। अब भाषा संक्रमण यहीं पर किसी को समझ में नहीं आएगा, तो भाषा संक्रमण कहने का मतलब है, ठीक है, एक साथ मतलब अनेक भाषाओं को जोड़ना, बच्चे को एक साथ अनेक भाषाओं को सीखना भाषा संक्रमण कहलाएगा। ठीक है। तो भाषा संक्रमण को सरल बनाना, जब बच्चा एक से ज़्यादा भाषा सीख रहा हो तो उसको आसानी से वह सीख पाए। दूसरा है अवधारणात्मक स्पष्टता, शब्दावली का विकास हो। शब्दावली समझ में आ रहा है, अर्थात जो शब्दकोश कर सकते हैं, शब्द भंडार कर सकते हैं, बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ पाए। ठीक है। आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी, बच्चे को आगे समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दे पाए। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है वह द्विभाषिक सामग्री इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे समावेशी शिक्षा क्यों जरूरी है। अब अगर जो है क्लासरूम में अगर समझिए कि अलग अलग भाषा, मान लिया कि ऐसे मान लेते हैं ABCD कर दी, ये अलग भाषा बोलता है, B अलग, C अलग और D अलग। अगर ये सब आपस में एक रूम में बैठेगा और इसके भाषा का अगर आप सम्मान करेंगे तो ये लोग अपनी भाषा में भी बात करेगा कि नहीं करेगा। और जब अपनी भाषा में आपस में बात करेगा तो चारों तो है एक दूसरे का भाषा सीख पाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो इसीलिए जो है ये मल्टीलिंगुअलिज्म आराम से हो जाएगा फिर। इसलिए जो है उनकी जो भाषा है उसको आपको सम्मान देना है। अब आगे समझते हैं नागपुरी भाषा शिक्षण में स्थानीय ज्ञान। ठीक है। क्या बोल रहे हैं, स्थानीय ज्ञान समुदाय द्वारा पीढ़ियों से अर्जित अनुभवात्मक ज्ञान है। स्थानीय ज्ञान वो ज्ञान होता है जो आप पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अपने दादा दादी या अपने पूर्वजों से सीखते आते हैं। जैसे कृषि कैसे करना है, पर्यावरण का संरक्षण कैसे रखना है, संस्कृति आपका क्या है, सामाजिक जीवन से जुड़े जो भी ज्ञान है, इन सारा कुछ। तो इन सारी चीज़ का भी संरक्षण करना है, इन सारी चीज़ों को भी आपको जानना है। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये बहुत ज़रूरी है ना। ये क्यों ज़रूरी है, ये अगर आप सीखेंगे तो फिर जो एक होता है ना कि बच्चे जो है ज्ञान के साथ साथ जो है क्या बोलते हैं उसको, जो मोरल नॉलेज है, ठीक है, वो बच्चा सीख पाएगा। ठीक है। आगे देखिए, स्थानीय ज्ञान आधारित नागपुरी भाषा शिक्षण। ठीक है। ये क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। तो स्थानीय ज्ञान आधारित नागपुरी भाषा शिक्षण, जैसे सरहुल, कर्मा, सोहराय, टूसू, ठीक है, हाट बाजार, अखाड़ा, संस्कृति आदि के माध्यम से, ठीक है, भाषा सीखना, पर्यावरण अध्ययन करना, ठीक है, सामाजिक विज्ञान और गणित का एकीकृत शिक्षण करना, ये स्थानीय भाषा आधारित नागपुरी भाषा शिक्षण पर विशेषता जोर देता है। जैसे जो अलग अलग संस्कृति है, बच्चा जो है अलग अलग संस्कृति में पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे सोहराई, कर्मा, जितिया, टुसु, अलग अलग बाजार हाट बच्चा जा रहा है, वहाँ का संस्कृति देख रहा है, तो वहाँ से जो है स्थानीय ज्ञान वो अर्जित करेगा। और जो है जो वो सीख रहा है, अगर वो बच्चा को अगर आप नागपुरी में बताने के लिए बोलिएगा, स्थानीय भाषा में बताने बोलिएगा, बच्चा बहुत खुश होगा, आराम से वो चीज़ को बता पाएगा, सीख पाएगा। क्यों, क्योंकि उस क्षेत्र में वह गया है। समझ में। आप उसी को जोर जबरदस्ती आप अगर करेंगे कि नहीं इंग्लिश में ही बताओ, तो बच्चा दिक्कत होगा, क्योंकि वह नहीं समझ पा रहा है। लेकिन नॉलेज रहते हुए बच्चा उसको नहीं बता पाएगा। तो वह स्थानीय ज्ञान पर आधारित जो है नागपुरी भाषा शिक्षण पर आपको विशेष ध्यान देना है, जिससे बच्चा जो है खुशी खुशी जो है चीज़ों को आराम से सीख पाएगा और बता पाएगा। क्लियर हुआ। अब जैसे यहाँ पे कोई डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम से समझने की कोशिश करिएगा, है ना। नागपुरी भाषा शिक्षण में स्थानीय ज्ञान क्या है। स्थानीय ज्ञान क्या है, तो समुदाय द्वारा पीढ़ियों से जो अर्जित अनुभव है ना, वह स्थानीय ज्ञान कहलाता है। ठीक है। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया गया है आप धान रोपनी कैसे करते हैं, ठीक है, आप ज्योग्राफी में ज़रूर पढ़ते हैं, ठीक है, बच्चे आगे जा कर के। लेकिन इस चीज़ को अगर बेहतर तरीके से समझना है तो आपको स्थानीय ज्ञान, ठीक है, आप जो अपने बड़े बुजुर्ग से जो है स्थानीय भाषा में हम समझ सकते हैं कि धान रोपनी कैसे है, क्या प्रोसेस है उसका, समझ में आया कि नहीं। आप प्रोसेस बताइएगा बैठ के, और बच्चा जो है खेत में जाके आसानी से उसको सीख पाएगा। ठीक है।
तो बीज संरक्षण क्या है, बीज का संरक्षण कैसे जो है किसान करते हैं, अपने माँ बाप से सीख पाएगा, अपने पूर्वज से सीख पाएगा कि कैसे वो जो है अनाज को संरक्षण करते हैं, बचाते हैं कीड़े मकोड़े से, कैसे वो साल भर उसको बचाते हैं। आगे है वर्षा आधारित खेती कौन कौन सा है, क्या वो अपने पूर्वज से नहीं सीख सकता है, सीख सकता है। अरे यही चीज़ तो आप ज्योग्राफी में सिखाते हैं, तो फिर इस चीज़ को बच्चा वह आसानी से सीख पाएगा यहाँ पर, और फिर इसका यूज़ जो है वह आसानी से कर पाएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट जो है पर्यावरण ज्ञान। ठीक है, तो पर्यावरण ज्ञान में जैसे जंगल के बारे में, औषधि के बारे में, जल स्रोत के बारे में, इन चीज़ के बारे में बच्चा ऑलरेडी जानता है अपने परिवेश के बारे में। तो इस चीज़ को बच्चा जब अगर आप नागपुरी में बता रहा है या जो भी अपना क्षेत्रीय भाषा में बता रहा है तो उसका सम्मान करिए, वो ऑलरेडी जानता है। आप उसी में जो जो कुछ कमी है उसको आपको पूरा करना है जब फैसिलिटेटर। ठीक है। आगे सांस्कृतिक ज्ञान, जो भी संस्कृति है, कर्मा सरहुल टूसू, है ना, जो भी संस्कृति है उसको सम्मान करना है, संस्कृति के बारे में जानकारी रखना है, तो बच्चे को जो है संस्कृति के बारे में बताना है। आगे सामाजिक ज्ञान। ठीक है, जैसे अखड़ा का क्या संस्कृति है, आप अपने अपने समाज का जो भी संस्कृति होता है, जो लोक परंपराएं होती है, उन सारी चीज़ों को भी बच्चे को सिखाना है, सीखना है। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे सरहुल है तो बच्चा सरहुल में जाएगा तो वहाँ से बहुत सारा शब्द संग्रह करेगा कि सरहुल में कौन कौन सा शब्द यूज होता है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, वहाँ पे उसके बारे में समझेगा। फिर बच्चे को आएगा तो उसको बोलेगा कि आप सरहुल पर अनुच्छेद लिखो, तो बच्चा खुशी खुशी लिख पाएगा। यस और नो। फिर बच्चे को जो है बोलिएगा कि आप मौखिक तौर पे बताओ कि आप सरहुल के बारे में क्या जानते हैं, अभी सरहुल पर्व बीता है तो बताइए ना, अब सरहुल पर्व के बारे में क्या जानते हैं। वैसे कर्मा हुआ, उसके लिए कर्मा में बोलेगा कि ठीक है चलो एक लोकगीत बताओ, कर्मा में कौन सा लोकगीत गाया जाता है, उसकी क्या विशेषता है। ठीक है, कोई कविता या संवाद जो है कर्मा के बीच में आपस में बच्चे को संवाद करने के लिए बोलिए। बाजार हाट बच्चा जा रहा है तो वहाँ से जोड़ घटाव बच्चा सीखेगा। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों को पूछिए। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आराम से आप ईवीएस है तो उसको वृक्ष का महत्व, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि से कनेक्ट करके जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्थानीय ज्ञान को कनेक्ट करना जो है ना वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ठीक है ये तो हो गया, लेकिन इसकी रणनीति क्या है, कौन सा रणनीति के तहत जो हम इसका यूज कर पाएंगे। तो देखिए रणनीति क्या अपनाना है। पहला था संवाद आधारित शिक्षण, संवाद करना है, आपस में जो है कम्युनिकेट करना है बच्चों से। जैसे शिक्षक पूछ रहा है कि तोर नाव का है के, हे नहीं यहाँ पे हे के हो जाएगा, तो तोर नाव का है के, तो बच्चा बोलेगा मोर नाव रीना है के। ठीक है, तो इस तरह से ये संवाद हो जाएगा। तो बच्चे को भी नागपुरी में संवाद करना है, केवल नागपुरी का बात नहीं करना है, जो भी रीजनल लैंग्वेज है, चूंकि हम लोग नागपुरी बोल रहे हैं इसलिए बात नागपुरी का कर रहे हैं, बाकी जो अदर सब्जेक्ट, जो अदर रीजनल लैंग्वेज है या जो मातृभाषा है वो उनका बात करेंगे। ठीक है, अब कहानी आधारित शिक्षण, आपको जो है जैसे कहानी भी बताना है, जैसे चलाक सियार, बुद्धिमान किसान, जंगल कथा, जो भी चीज़ का कथा है तो वो कहानी के माध्यम से जो है अपने नागपुरी में या जो क्षेत्रीय भाषा उसमें बताना है। फिर उसको जो है ट्रांसलेट करने बोलिए, वो अदर भाषा में ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। आगे जो है गीत आधारित शिक्षण, बच्चे को गा गा के भी सिखाना है। ठीक है, गीत भी सिखाना है, जैसे बाल गीत हो गया, बाल गीत के माध्यम से बच्चा इंटरेस्ट लेगा। फिर आगे जाके हायर क्लासेस में जाएगा तो कर्मा झूमर, बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं, तो ये सारा कुछ भी सीखना है, और ये ऑलरेडी इंक्लूडेड किया गया है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है परियोजना, तो परियोजना आधारित शिक्षण, कुछ प्रोजेक्ट दीजिए बच्चों को, जैसे विषय जैसे हमारा घर के बारे में दीजिए कि आप लिख करके आइए, या कोई पर्व त्यौहार के बारे में, इस तरह से। ठीक है, लोक कथा, लोकगीत, बहुत सारा चीज़ है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आप बता सकते हैं। अब जो है आप ये सब डायग्राम को देखेंगे तो आप आराम से ही चीज़ों को खुद से भी समझ पाएंगे। ठीक है, जो बच्चे को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दीजिएगा तो इस तरह से इसमें क्या क्या है देखिए, बच्चे जो है प्रोजेक्ट में आप जो है जैसे बाजार हाट जा रहा है तो उससे रिलेटेड जो है जोड़ घटाव इत्यादि, वहाँ का भाषा कम्युनिकेशन कैसा वहाँ बात करते हैं, क्या क्या वगैरह होता है, तो बच्चा बाज़ार से सीख के लाएगा और जो है प्रोजेक्ट बनाएगा कि हाँ हमने ये देखा, ऐसा किया, इतना का खरीदा था, इतना जोड़ घटाव हुआ, तो ये सब चीज़ है। ठीक है, वैसे ही सरहुल कर्मा पर्व वगैरह है तो उससे रिलेटेड जो है उसका अनुच्छेद लेखन दे दीजिए। ठीक है, शब्द संग्रह, क्या क्या नया शब्द आपने सीखा, वहाँ से क्या क्या देखा, ये बोल दीजिए वगैरह वगैरह, तो यहाँ से ये सारा कुछ बस सीख पाएगा बच्चा। ठीक है, वैसे कर्मा पर्व है तो बोलिए कौन सा भाषा आप प्रयोग करते हैं, क्या लोकगीत है, क्या कैसे संवाद होता है, क्या चीज़ है, क्या कहानी है इत्यादि। तो इस तरह से जो है वो आप प्रोजेक्ट वर्क भी आराम से कर सकते हैं, जो भी आपका ये है वो आप आराम से यहाँ से पूरा कर पाएंगे।
बाकी रणनीति जो है हम ऑलरेडी चित्र के माध्यम से बता चुके हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे भाषा कौशल विकास अर्थात स्किल डेवलपमेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्किल डेवलपमेंट। तो श्रवण, वाचन, लेखन और वाचनात्तर कौशल का संतुलन विकास करना है। बच्चे में जो है ये सुनने का शक्ति अच्छा से वह डेवलप कर पाए, बोलने का शक्ति बच्चे में हो, लिखने का शक्ति हो, ठीक है, और मौखिक रूप से आंसर देने का, इन सारी चीज़ों का कौशल बच्चों में जो है वह डेवलप करना है, ठीक है। तो ये भाषा कौशल विकास हो जाएगा। फिर आगे जो है बच्चों में जो है वह कहानी के माध्यम से सीखे, है ना, तो कहानी सुनाइए, कहानी बोल पाएगा, फिर कविता बोल पाएगा, निबंध लिखने के लिए जो है उसके लिए बनाना है, ठीक है, फिर उसको सारांश लिखने बोलिए, ये सारी चीज़, तो ये सब भाषा कौशल का पार्ट है। तो इन सारी चीज़ों का विकास बच्चों में कराना है, ठीक है। आगे है अनुभवात्मक अधिगम, ठीक है। अब अनुभव यथार्थ जो है एक्सपीरियंस के आधार पर शिक्षण, ठीक है, एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है बच्चा सीखेगा, ठीक है। तो इसके लिए वह लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट जो है यूज़ करना होता है। क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, बच्चा करके सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट जो है बच्चा सीखेगा, करके सीखेगा, ठीक है। तो इस पर विशेष फोकस आपको करना है। क्लियर है कि नहीं है? जिसमें बच्चे को आप गांव भ्रमण ले जा सकते हैं, ठीक है, लोकगीत का संग्रह करने के लिए बच्चे को बोलिए, स्थानीय इतिहास को ढूंढने के लिए बोलिए कि लोकल में अपने क्षेत्र में कौन सा स्थानीय इतिहास है, ठीक है, उसका जाकर इंटरव्यू देने बोलिए, गांव में ये करने बोलिए। तो ये सारा कुछ जो है बच्चा करके सीखेगा, और यह करके सीखेगा तो बच्चा बहुत अच्छे से जो है चीज़ों को कर पाएगा। अब आगे देखिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो है जो स्थानीय संसाधन है उसका उपयोग करने पर विशेष ध्यान देना है। जैसे गांव में जो है जो पत्ते हैं, बीज है, मिट्टी, बांस, जो चीज़ है आपके आसपास, जो वहाँ की लोक कथा है, जो वहाँ के लोक नृत्य है, किसान है, वहाँ के कलाकार हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे जो है आपको सीखना है ना, उनसे बच्चे को कनेक्ट करना है, तो चीज़ बच्चे जो है आराम से ये चीज़ को सीख पाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ कक्षा 6 से 8 तक में भाषा कौशल क्या होना चाहिए उस पर फोकस किया है। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि कक्षा 6 से 8 तक कौन सा भाषा कौशल पर ध्यान देना है, तो श्रवण कौशल, बच्चा में जो है श्रवण कौशल में जो है वह कहानी सुनना, सुनाना, लोकगीत सुनना, ठीक है, ये चीज़ बच्चे में होना चाहिए। वाचन कौशल, ठीक है, वो वाचन कर पाए, बोल पाए, अनुच्छेद लिख पाए, कविता बोल पाए, ठीक है, समाचार जो है का वाचन कर पाए पढ़ के, ठीक है। आगे है भाषा कौशल की जो 4 स्तंभ बताए गए हैं, 1, 2, 3 और 4, ये इंपॉर्टेंट है। तो 4 कौशल क्या है? अगर आपसे पूछ लेगा कि भाषा कौशल के 4 स्तंभ कौन से हैं, तो पहला हो जाएगा श्रवण कौशल, दूसरा वाचन कौशल, तीसरा लेखन कौशल और चौथा है वाचनोत्तर कौशल। अब वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो ये 4 स्तंभ अच्छा से याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। एनईपी 2020 और अनुभव मतलब लर्निंग बाय डूइंग हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से किए, जैसे बच्चा बाजार हाट जाएगा, गांव जाएगा, अलग अलग जगह हो जाएगा, वहाँ से पूछेगा, तो ये काम आपको कराना है, ठीक है। आगे जो है TLM, अलग अलग जो है TLM यूज करना है, जो स्थानीय संसाधन है वहाँ का प्रयोग, जैसे ये देख पा रहे हैं फूल, पत्ता, बीज, बांस इत्यादि के माध्यम से बच्चों को सिखाना है। जो आसपास में जो चीज़ है, जैसे लोक कलाकार है, बुजुर्ग हैं, किसान हैं, लोक नृत्य हो रहा है, तो वहाँ से बच्चे को सिखाना है, ठीक है। फिर असेसमेंट, ये इम्पोर्टेंट है। NEP 2020 योग्यता आधारित मूल्यांकन पर बल देती है, तो ये असेसमेंट आपको जो है ये करना है, जिसमें मौखिक रूप से जो है देखना है बच्चा कर पा रहा है कि नहीं, मौखिक प्रस्तुति कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, मतलब बोल के आंसर दे पा रहा है कि नहीं पा रहा है, कहानी बोल पा रहा है कि नहीं, लोकगीत का प्रस्तुत कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, परियोजना वर्क में कर पा रहा है, ये सारा कुछ जो है ध्यान से देखिएगा। ये सारा PDF आपको प्रोवाइड हम जब कराएंगे तो सारा कुछ जो है यहाँ पे लिखा रहेगा, आराम से आप देख लीजिएगा। उसी प्रकार से जेटेड हेतु महत्वपूर्ण जो तथ्य उसको आपको याद रखना है, ये ध्यान से देख लिया, हम सारा कुछ बता चुके हैं, इसको अच्छा से आपको नोट डाउन करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे हम नोट डाउन कर दिए। जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो ये सब प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। आगे रहा फाइनल कंक्लूजन नई शिक्षा नीति का, ठीक है दोस्तों। तो आपको कैसा लगा वीडियो? ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है, और शेयर जितना हो सकता है दोस्तों लोगों को शेयर करिए, ठीक है। आपसे बस हम यही उम्मीद करेंगे, ठीक है, ताकि हम इसी प्रकार का वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करा पाएँ, ठीक है। आपका यह योगदान रहेगा तभी जा करके हम ये सब कर पाएंगे, ठीक है, अन्यथा फिर एक होता है कि मेरा मेहनत सब बेकार चला जाएगा।
और फिर आपके लिए ये वीडियो हम दे नहीं पाएंगे फिर फाइनली। तो इस तरह से टोटल जो है जो भी बात इससे रिलेटेड था हम सब बता चुके हैं, और कहीं पर भी जो है इतना डिटेल में आपको नहीं बताया गया है, इतना डिटेल में हम इन चीज़ों को प्रस्तुत किए हैं। तो आप जितना जितना कमेंट करिए, ठीक है, बताइए आप क्या चाह रहे हैं, ठीक है, आपको कैसा लगा, और वीडियो को जितना लाइक और शेयर करिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।